हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव आज 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट में उनका जोशीला स्वागत किया गया। वहीं NSUI के कार्यकर्ता बाइक रैली लेकर उन्के स्वागत के लिए पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए PL पुनिया ने कहा कि मैं संगठन का आदमी हूं और विशेष रूप से संगठन की मीटिंग लेने के लिए आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यकारिणी और बाकी लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में किसी खास एजेंडे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी लोगों से विचार विमर्श करके एजेंडा तय किया जाएगा। अभी कुछ खास तय नहीं है। वहीं राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर प्रस्ताव लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई प्लान नहीं है। विशेष रूप से संगठन की मीटिंग लेने के लिए आया हूँ। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या रणनीति अपनाई जाए, ये प्रदेश कार्यकारिणी और बाकी सब लोगों से विचार विमर्श करके तय करें। राहुल जी को बुलाने के लिए कोई प्रस्ताव आप लोग देंगे? छत्तीसगढ़ अभी कोई प्लान नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं और CISF के अधिकारियों के बीच बहस की खबर सामने आ रही है। PL पुनिया के स्वागत के लिए कांग्रेसी नेता पहुंचे थे। वहीं अराइवल गेट के सामने खड़े होने को लेकर ये पूरी बहस की बात कही जा रही है। एयरपोर्ट पर CISF अधिकारियों के साथ बहस की खबर सामने आ रही है। बता दें कि आज ही प्रदेश प्रभारी PL पुनिया रायपुर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और इस बीच अराइवल गेट के सामने खड़े होने को लेकर बहस की खबर सामने आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से CISF के जवानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। PL पुनिया के स्वागत के लिए कांग्रेसी नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहीं अराइवल गेट के सामने खड़े होने को लेकर ये पूरी बहस हुई है, ये बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पर प्रदेश प्रभारी PL पुनिया का आगमन हुआ और अराइवल गेट पर खड़े होने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और CISF जवानों के बीच बहस की खबर सामने आ रही है। खबर में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के RSS की तुलना नक्सलियों से किए जाने से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसके जैसे संस्कार होते हैं उनके अभिव्यक्ति का तरीका भी वैसा ही होता है। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से RSS की भी स्थिति यही है। सीएम भूपेश के इस बयान के बाद अब प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। इस बयान के ऊपर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। असल में राज्यपाल के कवर्धा मामले में लिखे पत्र के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भूपेश बघेल ने RSS के ऊपर बयान देते हुए RSS की तुलना नक्सलियों से की। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के नेता आंध्र प्रदेश में हैं और वहीं से ही यहाँ की गतिविधि संचालित होती है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में RSS के पास अपनी कोई भी क्षमता नहीं है। RSS नागपुर से संचालित होती है। उन्होंने कवर्धा की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया है और बीजेपी छोटी घटना को बड़ा बनाना चाहती है। साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से RSS की भी स्थिति यही है कि यहाँ RSS के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। सीएम के बयान के ऊपर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। RSS हर कठिन परिस्थिति में सामने खड़े रहने वाली संस्था है। 1962 में RSS की जो भूमिका थी वो हर किसी को पता है। साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस के वेटिकन सिटी और चीन से क्या संबंध है, पहले ये बताएं।
बच्चों को संस्कार देना, शिक्षित बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना। कठिन परिस्थिति में सबसे आगे पंक्ति में जो संगठन खड़ा रहता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था। हम तो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से संचालित होते हैं, आप तो वेटिकन सिटी से संचालित होते हैं। आप बताएंगे, इसके उत्तर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीसीपी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से आपने कौन सा समझौता किया? आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करने का ये मामला छत्तीसगढ़ में जल्द शांत होता नजर नहीं आता। आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल सकता है। प्रदेश में ये बयान की राजनीति कहां जाके रुकेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर देश में कोयले की कमी की चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बढ़ते कोल संकट और बिजली कटौती के बीच लड़ाई अब केंद्र बनाम राज्य में तब्दील होती दिख रही है। मौजूदा हालात के लिए छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने संकट के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। देश में क्यों हुआ कोयले का संकट? राज्यों के पास कोयले की कमी क्यों? कोल संकट के लिए कौन जिम्मेदार? देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है। कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और बिजली का कोई संकट देश में उत्पन्न होने वाला नहीं है। देश में कोयले की कमी से घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक कई राज्यों में कोयले की कमी से सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कोयले की कमी से आए बिजली संकट और उसे लेकर हो रही सियासत के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ पहुंचे और कोयला खदानों का निरीक्षण कर कोल इंडिया और SCCL के अधिकारियों की बैठक ली। मैं इधर माइन वगैरह विजिट करता हूं और रिव्यू भी करता हूं। कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए SCCL को मैं आज विजिट कर रहा हूं और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूं। इससे पहले बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से कहा कि देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, कहीं बिजली संकट नहीं होगा। केंद्र ने मामले में यू टर्न लिया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री के दौरों को लेकर निशाना साधा कि केंद्र सरकार कहती है कि कोयले का कोई संकट नहीं है। अगर संकट नहीं है तो कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ में क्यों आ रहे हैं? केंद्र को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है। कोयला संकट के बीच केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा तो पलटवार करने के लिए बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कोयल के उत्पादन में कोई कमी नहीं है, कोयला मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा। परिवहन के सिस्टम में कहीं पे बारिश की वजह से दिक्कत आई है और जितना स्टॉक स्टेट गवर्नमेंट को रखना चाहिए था एडवांस में, वो यदि उठा लिए होते तो ये संकट नहीं आता। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इसमें राजनीति करना चाहती है क्योंकि हर बात में वो मुद्दा तलाशते हैं। जितनी गंभीरता हमारे केंद्र की सरकार में है तो इस कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं आएगी। केंद्र और राज्य की सरकार के बीच चल रहे घमासान में बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। देश में त्योहार का मौसम है, दशहरा और फिर दिवाली है। ऐसे में बिजली संकट एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है जिस पर सियासत तेज है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है जल्द ही इस बिजली संकट से निजात मिल जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है कोयले की कमी का सच? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सच में कोयले की कमी विकराल रूप लेने लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खंडवा के चुनावी सभा में कहा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जब निक्कर पहनते थे तब वो सांसद बन चुके थे। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कमलनाथ के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि वी डी शर्मा खुद सामने आकर मना कर दें कि कमलनाथ जब सांसद बने थे तब वो निक्कर नहीं पहनते थे। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि वी डी शर्मा तो आरएसएस से आते हैं और आरएसएस वाले खाकी निक्कर पहनकर घूमते हैं। उधर सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूट पहनकर पैदा हुए थे? भाई वी डी शर्मा, तुम बता दो, तुम आरएसएस से केडर से निकल के आए होगी नहीं? तुम नेकर पहनते थे कि नहीं बचपन से? ये बता दो जरा। आरएसएस की खाकी चड्डी कमलनाथ जी ने क्या गलत बोला? वो कमलनाथ जैसा विजन भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर में है नहीं। राहुल बाबा के सूट बूट पहन के पैदा हुए थे क्या? ये तो उम्र जनित है। उम्र के साथ साथ परिधान बदलती रहती है। बच्चा गोद में होता है तो हम डायपर लगाते हैं, फिर बड़ा होता है तो नेकर पहनता है, फिर बड़ा होता है तो पैंट शर्ट पहनता है। ये उम्र हावी हो रही है कमलनाथ की, तो इसलिए इस तरह के बयान, बचकाना बयान जिन्हें कहते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव और मिशन 2023 के मद्देनजर बीजेपी लगातार दलित वर्ग को साधने में जुटी है और इसी के तहत बीजेपी 20 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाएगी। इस दिन कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। बीजेपी उपचुनाव के क्षेत्र को फोकस कर पूरे प्रदेश में वाल्मीकि जयंती मनाने जा रही है। इस दिन बीजेपी के नेता वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ समरसता भोज करेंगे। समरसता सम्मेलन के भी आयोजन किए जाएंगे। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर अब सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केवल चुनाव के समय बीजेपी महर्षि वाल्मीकि को याद करती है। वहीं कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी हर समय सामाजिक समरसता से जुड़े आयोजन करती है। वहीं कांग्रेस को इस मामले में सियासत नहीं देखनी चाहिए। जो भगवान वाल्मीकि जी ने जो किया है वो समाज के अंदर जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख को वाल्मीकि जयंती पर बड़े आयोजनों के साथ कार्यकर्ता उनके द्वारा जो विचार इस देश को दिए हैं, जो देश के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने किया है, उनको लेकर के आगे बढ़ेगी। वाल्मीकि जी को याद करें। हमारे लिए खुशी की बात है कि जिन्होंने कभी वाल्मीकि जी को याद नहीं किया, कभी वाल्मीकि जी की जयंती नहीं मनाई, उन्हें चुनाव के समय वाल्मीकि जी की याद आ रही, दलित वर्ग की याद आ रही। यदि बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से दलित वर्ग पर उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं भाजपा सरकार में होती है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों से जुड़ी तमाम याचिकाओं को इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट से मुख्य पीठ जबलपुर ट्रांसफर कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह तय किया है कि निकाय चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई मुख्य पीठ जबलपुर में ही की जाएगी। निकाय चुनावों से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को सुनवाई करना तय किया है। वहीं हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया। आयोग ने अपने आवेदन में कहा था कि समय पर चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है। आयोग ने अपने आवेदन में यह भी कहा था कि वो प्रदेश में निकाय चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक तरफ इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट ने कई निकायों के आरक्षण पर रोक लगा रखी है। हमने सारी चीज़ें माननीय कोर्ट के समक्ष रखी हैं और क्योंकि इसमें अभी जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, इंटरिम ऑर्डर्स हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर में बुलाया है। इसकी क्यूमुलेटिव कलेक्टिव सुनवाई जो है वो 28 अक्टूबर को मुख्य पीठ जबलपुर में होने की संभावना है। रुक करेंगे बिग न्यूज का। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। 88 साल के डॉक्टर सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में किया जा रहा है। देर शाम एम्स के डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है, उन्हें बुखार की वजह से भर्ती करवाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति का ये दौरा 2 दिनों का होगा, जिसमें वो 14 और 15 अक्टूबर को वहां रहेंगे और जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। एनआईए ने कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी कर आतंकियों का साथ देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर घाटी में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य संगठनों के आतंकियों को सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। बता दें कि एनआईए हाल ही में घाटी में हिंसक वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में पिछले 2 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही है।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में आज भी फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले के 3 दूसरे आरोपी मोहन जायसवाल, अजीत कुमार और नुपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में जल्द ही 100 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। अब तक देश भर में 96 करोड़ 59 लाख लोगों को डोज दिए जा चुके हैं। अब तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में 73% को पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि 30% को दोनों डोज हो चुका है। मंडाविया ने यह भी बताया कि अक्टूबर में 28 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध होंगी। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर पुलिस ने 10 लाख रुपए की कीमत की गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए हरियाणा की ओर अवैध गांजा परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उड़ीसा सीमा में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहन को पकड़ा और तौफीक खान और नसीम खान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 200 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उक्त गांजा उड़ीसा से परिवहन कर जो है हरियाणा की ओर लेकर जाना स्वीकार किया गया और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है कुल 200 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, इसके अलावा 3 नग मोबाइल, 1 ट्रक और उक्त वाहनों के जो कागजात हैं वो बरामद किया गया है। दुर्ग में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर एक बैंक कर्मी से 15 लाख और वाहन की लूट की गई। बाइक सवार 3 नकाबपोश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बैंक कर्मी की जानकारी पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल इंडियन बैंक कसारी डी ब्रांच के हेड क्लर्क राहुल चौहान दुर्ग मुख्य शाखा से 15 लाख नगद अपनी एक्टिवा की डिक्की में रखकर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 नकाबपोश अचानक से पहुंचे और बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुए इस लूट में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस भी बैंक की बड़ी लापरवाही मान रही है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को बिना किसी सुरक्षा के ले जाना ये भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। 15 लाख रुपए अपने स्कूटी की डिक्की से ला रहा था। बैंक का पैसा था। सिंधी कॉलोनी मोहन नगर के पास उसके 3 अज्ञात लोग एक बाइक हटाकर उसको रोक लिए और 15 लाख रुपए की लूट करके बाइक को भी साथ में ले गए हैं। उसी पर से अभी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है मोहन नगर थाने में और आगे की विवेचना के लिए टीम बना दी गई है। सरगुजा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1 करोड़ 10 लाख का ब्राउन शुगर और हेरोइन जब्त किया है। अंबिकापुर के नमनाकला के रसेल एका के नशे का कारोबार करने और बिहार के साथ इसके लिंक झारखंड से जुड़े होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। तब ब्राउन शुगर और हेरोइन की सप्लाई करने झारखंड के मृत्युंजय गुप्ता और बिहार की गीता सोनी आए हुए थे। पुलिस ने उनके पास से 500 ग्राम ब्राउन शुगर और 110 ग्राम हेरोइन जब्त किया है। गीता सोनी नशे के गिरोह की सरगना बताई जा रही है, जिसे नशे का सामान लेकर मृत्युंजय अंबिकापुर के साथ अन्य जिलों और प्रदेशों में इसकी सप्लाई किया करता था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नशे का ये सामान कहां से आता था और इसकी सप्लाई में और कौन-कौन से चेन जुड़े हुए हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मैनपाट वन परिक्षेत्र में 9 सदस्यीय हाथियों का नया दल ने डेरा जमाया हुआ है। ये भोजन की तलाश में लगातार उत्पात मचा रहा है। वहीं हाथियों के इस दल ने 17 से अधिक ग्रामीणों के कई एकड़ धान की फसल को चट कर दिया है, जिससे ग्रामीणों की चिंता भी अब बढ़ गई है। वहीं सरगुजा के रामकोला रेस्क्यू सेंटर के करीब घूम रहे जंगली हाथी बहरादेव ने वन विभाग की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि बहरादेव मस्त पीरियड में है और काफी उत्तेजित हो गया है। ऐसे में वन विभाग की टीम लगातार बहरादेव को रेस्क्यू सेंटर से दूर रखने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही साथ कुंभ की प्रशिक्षित हाथियों को भी रेस्क्यू सेंटर से निकलने की मनाही कर दी गई है। अरे पटाखा का ग्रुप पास है तो लेके आओ ना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के सलकनपुर धाम पहुंचे, जहां पर मां विजयासन मंदिर पहुंचकर सपरिवार उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने माता रानी से देश के साथ ही प्रदेश की समृद्धि की भी कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर साल नवरात्र में माता रानी के दर्शन के लिए सलकनपुर पहुंचते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मां के आशीर्वाद से देश की जनता सुखी रहे। मां के चरणों में यही प्रार्थना की, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पर मां की कृपा बरसे, सबके कष्ट दूर हो और विकास और प्रगति मध्य प्रदेश की हम करते रहें। कोरोना फिर से ना आए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रतनपुर पहुंचे और मां महामाया के दर्शन कर प्रदेश में सुख शांति और धन धान्य के पूर्ण होने की उन्होंने कामना की। मुख्यमंत्री ने यहां विधि विधान के साथ मां महामाया की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता के दर्शन कर प्रदेश की सुख शांति के लिए उन्होंने कामना की। अष्टमी है, सभी जगह हवन का आयोजन और विभिन्न जगह में आज महामाया से, रतनपुर महामाया से इसकी शुरुआत मैंने की। फिर क्षेत्र में बहुत सारे जो मंदिर हैं उसके भी आशीर्वाद लेने जाऊंगा। प्रदेश की सुख शांति के लिए मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और सभी उन्नति और प्रगति करें। साल 1971 में पाकिस्तान की सेना को हराकर हिंदुस्तान की सेना ने इतिहास रचा था। इस जीत पर भारतीय सेना के सम्मान में देश में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज राजभवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 1971 के युद्ध में शामिल सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में पिछले साल दिल्ली से 4 विजय मशाल प्रज्वलित कर देश की चारों दिशाओं में भेजी गई थी। ये मशाल देश के हर उस क्षेत्र में जा रही है जहां जहां से भारतीय सेना के जवानों ने उस लड़ाई में शहादत दी है। इन्हीं में से एक मशाल आज राजभवन के दरबार हाल पहुंची, जहां पर उपस्थित सेना के जवान, अधिकारी और पूर्व सैनिकों ने खड़े होकर सलामी दी। 1971 की लड़ाई में छत्तीसगढ़ से भी 40 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी थी। ये मिसाल वहां भी जाएगी। वहीं इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीद जवानों को याद करते हुए नमन किया। युद्ध के शौर्य एवं पराक्रम की गौरवशाली गाथा का के 50वीं विजय दिवस को मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम इस शुभ अवसर पर स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल टीम का छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबका भी मैं राजभवन में बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।